हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आई होप आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, बड़ी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए लेक्चर 7 ऑन सर्कुलर मोशन और आज भी हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। और बच्चों, जब भी सर्कुलर मोशन में सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे ना, तो वो हमेशा ध्यान रखना सर्कल के साथ साथ फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व होने वाला है। यानी आज आपको समझ में आ गया कि हम सर्कुलर मोशन में एक स्टेप और आगे बढ़ने वाले हैं, यानी टूवर्ड्स अपने गोल जो हम लोगों ने IIT JEE का सोचा हुआ है, नीट का सोचा है, उसको थोड़ा और अचीव करने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी तक जितने भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं न्यूमेरिकल्स के, वो सब इजी फॉर्मेट थे सर्कुलर मोशन के। अब धीरे धीरे हमारा स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होता चला जाएगा टफेस्ट लेवल की तरफ। तो उसके लिए आपको बड़े पेशेंटली लेक्चर को सुनना है, समझना है और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। फिर बाद में यही बोलूँगा कि कॉन्सेप्ट को अपनी पावर बनाइए, लर्न द कॉन्सेप्ट, क्योंकि क्वेश्चंस कभी रिपीट नहीं होगा, रिपीट होगा तो क्या, कॉन्सेप्ट। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है। कल याद कीजिए हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम के बारे में बात की थी, और सिंपल पेंडुलम को अगर हम बात करें कि सिंपल पेंडुलम को अगर हम ऐसे ऐसे रोटेट कराते थे, ऐसे मूव कराते थे, अगर इसको सेंटर मान के हम ऐसे रोटेट करें तो ये एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने वाला है ना बच्चों। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे थे। लेकिन कोनिकल पेंडुलम क्या होता है? कोनिकल आपको दिखाया था कि अब इसको कोन की शेप में रोटेट कराओ और ये कुछ वैसी ही शेप लेगा जैसे हम बर्थडे पे कैप पहनते। समझ में आ गया? तो उस कैप में हम लोगों को अब सर्कल को एनालाइज करना है। इस वाले केस में तो वर्टिकल सर्कल बनाता है ना, जैसा वो झूला हम लोग झूलते हैं मेले में जाके, वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और ये कैसा हो जाएगा? ऐसे कॉनिकल शेप में घूमने वाला है। तो हमारे वो 3 क्वेश्चन, 3 स्टेप्स कौन से थे बच्चों? सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है सर्कल कैसा है, फिर उसमें रेडियल डायरेक्शन में सूडो का कॉन्सेप्ट लगाते हुए रेडियल डायरेक्शन में फोर्स को F नेट को 0 कर देना है, और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, टेंजेंशियल डायरेक्शन को हमें नॉर्मली सोल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सिमिलरली अगर हम बात करें कॉनिकल पेंडुलम, अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे डायग्राम देख लीजिए। कॉनिकल पेंडुलम को जब हम रोटेट करेंगे, मूव कराएंगे बच्चों, ये फिक्स पोजिशन को रखते हुए, तो वो समहाउ एक ऐसा सर्कुलर मोशन करने वाला है। ठीक है ना? परफेक्ट। हाँ, और ये हम लोगों ने मान लिया कि इसकी लेंथ है, जो हमारी स्ट्रिंग थी उसकी लेंथ है L, और ये वर्टिकल के रेस्पेक्ट में जब वो घूमा नहीं था, इनिशियली जब वो अपनी मीन पोजीशन पे था, तो उसके बाद ये जो एंगल बना, ये थीटा इधर भी बना और ये थीटा इधर भी बना। ठीक है? अब जब ये घूमेगा तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस, एक वाला पार्टिकल जैसे यहां से हम बात करें, ध्यान से देखना बच्चों, जब ये घूमेगा, अगर मैं इसको घुमाऊं तो ये कैसा सर्कुलर मोशन करने वाला है। तो यहाँ से आपको ये वाला चार्जर बाहर आते हुए दिखाई देगा, यहाँ से आपको ये चार्जर अंदर आते हुए दिखाई दे रहा होगा, देखो, है ना? यहाँ से बाहर और यहाँ से अंदर, और ऐसे करूँ तो यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर होगा ना, ऐसे। चलिए, अब हम सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि मान लो जो भी पार्टिकल था आपके पास, जो भी पार्टिकल घूम रहा है, वो यहाँ से बाहर आ रहा है और यहाँ से अंदर जा रहा है, होगा। कितनी है? कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी होगी, मान लो ये v वेलोसिटी है, और डॉट रिप्रेजेंट्स आपके पास कि आउट ऑफ द प्लेन बाहर आ रहा है और यहां से वो अंदर जा रहा है घूमते हुए। ठीक है? चलिए, अब अगर हम बात करें, हमें सबसे पहला स्टेप क्या था बेटे? आइडेंटिफाई द सर्कल। तो सर्कल तो ये बना सर हमारे पास, सर्कल तो ये बना, दिस इज सर्कल। तो उसका ये सेंटर होगा और ये रेडियस होगा। लेकिन हमें गिवन क्या है? हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग गिवन है। तो अगर हम बात करें, थोड़ा इसको पे देखिए, तो यहां पे ये स्ट्रिंग थी बच्चों, और स्ट्रिंग में क्या आ जाएगी? टेंशन। परफेक्ट। यहां पर इसका जो भी पार्टिकल हमारे पास मूव कर रहा है, जिसका मास m है, उस पे mg लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों? तो अब ध्यान से देखना, तो अब होगा क्या? जब इसमें टेंशन T आ गई, इसमें mg नीचे लगा, तो अगर मैं इसके 2 कंपोनेंट्स करूं टेंशन के, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, यानी इधर लगेगा T cos थीटा
और इधर लगेगा टी साइन थीटा। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी हम बात करते हैं, ये टी इधर लगा टी कोस थीटा और इधर लगा बच्चों टी साइन थीटा। अब हमें क्या करना है, रेडियल डायरेक्शन में तो सूडो का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो इसकी वेलोसिटी यहां पर v थी, ये ऐसे घूम रहा था, ठीक है ना। तो इसके रेस्पेक्ट में रेडियल डायरेक्शन में एफ नेट 0 होना चाहिए, यानी इस पे एक फोर्स लगेगा mv²/r। लेकिन बात ये हो गई बच्चों कि हमारे पास r गिवन नहीं है, हमारे पास क्या गिवन है, l। ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। अब अगर ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग गिवन है, हमें ये एंगल हमें थीटा गिवन है और हमें ये रेडियस चाहिए ना, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये रेडियस हमें चाहिए। तो क्यों ना मैं इस l के दो कंपोनेंट कर दूं बच्चों। तो l का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, दिस इज l cos थीटा एंड दिस इज l sin थीटा। तो हमारे पास रेडियस कितना आ गया बच्चों, l sin थीटा। ध्यान रखना बच्चों। चलिए अब हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द सर्कल हो गया, रेडियल डायरेक्शन में एफ नेट 0, रेडियल डायरेक्शन ये रही, एफ नेट 0 का मतलब अंदर लगने वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू बाहर लगने वाला फोर्स, यानी टी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू mv²/r और r की वैल्यू कितनी है बच्चों, l sin थीटा, यानी mv²/l sin थीटा। लो जी, ये डायरेक्शन आ गई, इक्वेशन आ गई 1 हमारे पास। और टेंजेंशियल डायरेक्शन को नॉर्मली ग्राउंड के फ्रेम में कर लीजिए। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या दिख रहा है, टी कोस थीटा नीचे ऊपर है, mg नीचे है, तो टी कोस थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg। लो जी बच्चों, सेकंड इक्वेशन क्या आ गई बच्चों, टी कोस थीटा मस्ट बी इक्वल टू m इंटू जी। अब दो इक्वेशन को देखिए क्या बनी हमारे पास, टी साइन थीटा ये बनी हमारे पास mv²/l साइन थीटा। दूसरा क्या बना, टी कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू m इंटू जी। अब ध्यान से देखना, वेरिएबल क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, टी वेरिएबल हो सकता है, वेरिएबल कौन कौन हो सकते हैं, टी, थीटा, m, वेलोसिटी एंड लेंथ। टी, थीटा, m, वेलोसिटी एंड लेंथ, कितने वेरिएबल हो गए, 5। इक्वेशन कितनी है, 2। तो मैथ्स का रूल क्या कहता है, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन, यानी इन 5 वेरिएबल में से कोई भी 3 वेरिएबल आपको गिवन होंगे, 3 आपको नॉन होंगे और 2 आपको कैलकुलेट करने होंगे, तो इजीली हम निकाल सकते हैं। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको याद रखनी है जब भी कॉनिकल पेंडुलम के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो जल्दी बताइए। फिर कह रहा हूं कॉनिकल पेंडुलम में क्या होगा कि आप एक फिक्स पॉइंट पे रख के ऐसे ऐसे रोटेट कराओगे, तो रोटेट कराओगे तो जो सर्कल होगा वो हॉरिजॉन्टल में होने वाला है, ठीक है ना। अब उस हॉरिजॉन्टल में हमें गिवन क्या था, हमें यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग गिवन थी, लेकिन पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन करने वाला है तो हमें उसका रेडियस चाहिए था, ये रेडियस हो गया। रेडियस नहीं गिवन तो इस लेंथ के हमने 2 कंपोनेंट कर ली। अब जब हम इसको एनालाइज किया कि जो इस पार्टिकल का मास है, जो भी रोटेशन कर रहा है यानी सर्कुलर मोशन कर रहा है, उस पर mg नीचे लगेगा, टेंशन इधर लगेगा। टेंशन के 2 कंपोनेंट कर लिए, एक रेडियल लगा और एक टेंजेंशियल लगा। फिर हमने क्या करना है, टेंजेंशियल डायरेक्शन को सोल्व करने का तरीका क्या है, सूडो का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यानी उस पे एफ नेट 0 और टेंजेंशियल वाली डायरेक्शन को हम लोगों ने नॉर्मली सोल्व कर देना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दोनों को सोल्व करा, हम लोगों के पास ये इक्वेशन आई। इस इक्वेशन में देखा हमारे पास 5 वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन इक्वेशन 2 है, तो 5 वेरिएबल को सोल्व करने का क्या तरीका बच्चों, उन 5 में से कोई ना कोई 3 हमें गिवन होंगे, 2 हमें कैलकुलेट करने होंगे, क्योंकि मैथ्स का स्टैंडर्ड रूल है जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन। 2 ही इक्वेशन है तो 2 ही वेरिएबल हम यहाँ से इक्वेट कर सकते हैं, रेस्ट ऑफ द 3 हमें गिवन होंगे। जी हमें क्या है, जी तो कांस्टेंट है बच्चों, तो जी तो वेरिएबल हो नहीं सकता। आई होप कॉनिकल पेंडुलम समझ में आया होगा, पक्का। चलिए स्टूडेंट्स, तो पढ़ते हम नया कॉन्सेप्ट, और अब नए कॉन्सेप्ट में हम पढ़ने वाले 3 न्यूमेरिकल्स। उन 3 न्यूमेरिकल्स के बेसिस पे हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सर्कुलर विद फ्रिक्शनल। याद करना, कॉन्सेप्ट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टेंशन मत लेना, कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करना। फ्रिक्शन अभी अभी आप लोगों ने खत्म किया, तो फ्रिक्शन भूले तो नहीं होंगे। बात समझ में आई ना। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या होता है कि हमारे पास एक ना हॉरिजॉन्टल टेबल है। टेबल देखिए ना, हम लोगों के पास घर में जो टेबल होती है, उस टेबल पे हम लोगों ने क्या किया, पहले थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए। हमने एक स्ट्रिंग ली और एक एंड स्ट्रिंग का तो ना फिक्स कर दिया कोई भी एक कील वगैरह के साथ,
और दूसरे एंड पे रख दिया हम लोगों ने ब्लॉक। तो समझ गए सिचुएशन क्या है, टेबल है, टेबल पे हम लोगों ने एक स्ट्रिंग ली, एक एंड को फिक्स कर दिया, दूसरे एंड के साथ ब्लॉक रख दिया और ब्लॉक को हम लोगों ने कुछ वेलोसिटी दे दी v नॉट। अब उसको बनाने की कोशिश करते हैं कि लेट्स से ये हमारे पास कोई भी एक टेबल है, ठीक है बच्चों, विजुअलाइज करना, समझ में आ जाएगी, ठीक है। और इस पर हम लोगों ने यहां पर एक स्ट्रिंग को फिक्स कर दिया और यहां पे लगा दिया एक ब्लॉक m, और इसको इनिशियली हम लोगों ने वेलोसिटी दे दी v नॉट और ब्लॉक और टेबल के बीच में फ्रिक्शन है म्यू। सबसे पहली बात, तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको आंसर देना है। पहली बात बताइए, क्या ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये थ्रू आउट कांस्टेंट होगी या चेंज होगी? सबसे पहले तो v नॉट के बारे में क्या ख्याल है, कांस्टेंट रहेगी या वेरिएबल होगा? दूसरा कि जो फ्रिक्शन लगने वाला है, फ्रिक्शन लगने वाला है वो कैसा लगने वाला है, स्टैटिक या काइनेटिक, स्टैटिक या काइनेटिक? और थर्ड कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होने वाली है, फ्रिक्शन किधर लगेगा, यानी डायरेक्शन भी हमें पता होनी चाहिए। अगर ये सब चीजें पता हो गई तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड टेंशन as a function of time, find tension as a function of time, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। मैं फिर कह रहा हूं क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करना बच्चों, अभी पैनिक मत होना। अब फ्रिक्शन की डायरेक्शन के लिए मैं कुछ यहां पर ऑप्शंस बना देता हूं आपको, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ। इन 8 डायरेक्शन में फ्रिक्शन किधर लगने वाला है। अब आपको समझने की कोशिश करना है फ्रिक्शन कैसा होगा, स्टैटिक का होगा या काइनेटिक होगा। और स्टैटिक होता है तो स्टैटिक में भी वो 0 से लेके मैक्सिमम लिमिटिंग तक कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है ना। स्पीड के बारे में क्या ख्याल है, वो कांस्टेंट रहेगी या वेरिएबल हो जाएगी, यानी चेंज होगी। तो हमें क्या पता है सर, जो कि इस पे फ्रिक्शन लग रहा है और ये सर्कुलर मोशन करना चाहता है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा बच्चों, इस वाली स्पीड को कम करेगा। तो फ्रिक्शन मतलब वेलोसिटी तो होगी वेरिएबल। अच्छा, अब इस वाली टेबल में देखिए और ब्लॉक में देखिए रिलेटिव मोशन आ गया। रिलेटिव मोशन हो गया तो कैसा फ्रिक्शन हो गया, काइनेटिक। याद है ना बच्चों। अब देखो ध्यान से, एक एग्जांपल दे, मेरा हाथ है और ये चौक है, रेस्ट पर है, लेकिन हाथ चल रहा है तो हाथ और चौक के बीच में कौन सा फ्रिक्शन, जल्दी बोलिए कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि सर इन दोनों में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हुआ। हाँ, अगर हाथ चलते चलते चौक भी चलना स्टार्ट हो जाती तो अब कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि सर इन दोनों केसेस में केवल और केवल फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा, या तो इसको रोके रखने के लिए या इसको चलाने के लिए। ये बात समझ में आई। चौक है, चल रहा हूं, हाथ भी चल रहा है, चौक भी चल रही है, लेकिन इनको रोकने के लिए हाथ और चौक के बीच में कौन लग रहा है जो चौक को रोके हुए, फ्रिक्शन। चलने लग जाऊं, लिमिटिंग एक वैल्यू से ज्यादा हटा दूं तो ये चलने लग जाएगी तो कौन रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। बात समझ में आ रही है। अब यहीं पर वो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते। बेसिकली फ्रिक्शन चाहता क्या है, याद करो फ्रिक्शन में हमने सिखाया था कि फ्रिक्शन चाहता है कि जो भी दो ब्लॉक्स है, जो भी दो सरफेसेस है, उनके बीच का बॉन्ड, उनके बीच की दोस्ती टूटे ना। फ्रिक्शन हर मुमकिन प्रयास करता है कि उनकी दोस्ती को वो कैसे भी करके बचा ले। तो फ्रिक्शन हमेशा चाहता है कि जो सरफेस कांटेक्ट में है वो हमेशा साथ रहे, साथ चले, साथ घूमे। हाँ, अगर कोई कंडीशन हो जाती है कि भैया वो ढीठ है, बिल्कुल नहीं मानेगा, तो वो एक अलग कंडीशन है। बट फ्रिक्शन हमेशा कोशिश करेगा कि जो भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में है वो एक साथ रहे, साथ चले, साथ घूमे। अब घूमा क्यों, क्योंकि यहां पर सर्कुलर मोशन आ गया। तो अब हमारी बात आई कि इसके बीच में पहली बात काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, स्पीड वेरिएबल होगी। अब बात करते हैं कि डायरेक्शन किधर लगने वाली है फ्रिक्शन की। बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर दो सरफेसेस कौन कौन है, वन इज ब्लॉक, वन इज टेबल। ब्लॉक और टेबल, क्या टेबल चलेगी क्या, नहीं सर, टेबल तो नहीं चलने वाली। टेबल नहीं चलने वाली तो चलने वाला कौन है, चलने वाला कौन है सर, ब्लॉक। फ्रिक्शन क्या चाहेगा कि ब्लॉक ना चले, क्योंकि वो चाहता है कि दोनों दोस्त एक साथ रहे और एक साथ रहे या एक साथ घूमे। अब घूमना भाई, टेबल तो घूमने वाली नहीं है, तो घूमने वाला केवल और केवल ब्लॉक है, ब्लॉक ही घूमेगा। और फ्रिक्शन क्या चाहता है, ये तो दोनों एक साथ रहे,
तो फ्रिक्शन क्या करेगा, जल्दी बताइए। ये स्पीड ऊपर जाना चाह रही है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगेगा किधर बच्चों, बैकवर्ड डायरेक्शन में। कितना लगने वाला है सर म्यू एम जी लगने वाला है, क्योंकि टेबल पे mg लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन, और यहां पे n की वैल्यू कितनी है, म्यू mg। बोलो बात समझ में आई। पहली बात बताइए, क्या ये डायरेक्शन समझ में आई। और यहां से हमें एक चीज और समझना है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जब टेबल नहीं चल रही, केवल और केवल ब्लॉक की टेंडेंसी है चलने की, और ब्लॉक नहीं चलना चाहिए क्योंकि फ्रिक्शन चाहता है टेबल और ब्लॉक एक साथ रहे, तो ब्लॉक की टेंडेंसी है ऊपर चलने की, मतलब ए डायरेक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन में। अगर ये सर्कल करेगा तो यही तो बनने वाला है ना सर्कल, तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में चलने की है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इसी को अपोज करने की, रोकने की कोशिश करेगा, और अपनी पूरी ताकत लगा देगा वो रोकने के लिए। और पूरी ताकत कितनी है, म्यू एम जी। बोलो बात समझ में। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन हो गई इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ये एफ फोर्स हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कितनी हो गई, तो हमें पता है एटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स बाय एम। अगर ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो तो नीचे क्या लगेगा बच्चों, नेगेटिव, तो माइनस कितनी वैल्यू आ गई बच्चे, म्यू एम जी बाय एम, यानी टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला आ गया म्यू जी। अब ध्यान से देखिए, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल, सर म्यू कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, तो ये कैसी आ गई बच्चों, कांस्टेंट। कैसी एक्सेलेरेशन आ गई बच्चों, कांस्टेंट। अगर एटी कांस्टेंट है तो अल्फा के बारे में क्या ख्याल है सर, अल्फा भी कांस्टेंट है, अल्फा भी क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। चलिए, क्योंकि हमें पता है एटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अल्फा इंटू आर, अल्फा इंटू आर, तो अल्फा यहां से कितना हो जाएगा बच्चों, एटी, एटी कितना, माइनस म्यू जी बाय आर। अगर अल्फा कांस्टेंट है, आप ध्यान से सुनना, हमें क्या बोला गया, हमें टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी निकालना है, टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी निकालना है। अब अपने उसी कॉन्सेप्ट पे आ जाइए, किसी भी इंस्टेंट पर इस वाले ब्लॉक की वेलोसिटी चेंज हो गई होगी, मान लेते उसकी उस टाइम पर वेलोसिटी है v, तो देखना बच्चों ब्लॉक का डायग्राम बनाऊं मैं, ब्लॉक का मास m, और इसके पास एट एनी इंस्टेंट अगर हम बात करें, उसके पास वेलोसिटी कितनी है बच्चों, v। अब जो कि इस ब्लॉक में आने वाला एक स्ट्रिंग, तो सूडो के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इधर लगेगा टेंशन, और रेडियल डायरेक्शन में क्या लगने वाला है बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाय r। और नीचे कौन लगने वाला है मेरे बच्चों, नीचे कौन लगने वाला है, म्यू एम जी। बोलो समझ में आया। अब ध्यान से सुनना बच्चों, यानी एक्सेलेरेशन नीचे, वेलोसिटी ऊपर, एक्सेलेरेशन नीचे, वेलोसिटी ऊपर। अच्छा एक चीज और, रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो, रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो, यानी T मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। और याद करो, आपको कल वाला लेक्चर याद है, तो कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने बोला था कि सर्कल के मोशन में, सर्कल को सोल्व करने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक भी लगाते हैं। यानी अगर इस सर्कल को मैं तोड़ के एक स्ट्रेट लाइन कर दूं और मैं केवल और केवल टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन को लगाऊं, और देखिए इस केस में टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या है, कांस्टेंट, तो मैं डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा सकता हूं, v दिस इज इक्वल टू u प्लस एटी इंटू टी। याद करो, आपको पता है तो v क्या है, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी मानी, v। u क्या, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बच्चों, v नॉट। एक्सेलेरेशन एटी कितनी है बच्चे, माइनस म्यू जी इंटू टी। या तो आप ऐसे कर लो डायरेक्ट, अगर किसी बच्चे को नहीं याद है तो हम लोग यूज कर सकते हैं, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। यस या नो बोलो बच्चों। ओमेगा फाइनल को क्या लिख सकते हैं, v बाय आर। ओमेगा इनिशियल क्या हो सकता है बच्चों, v नॉट बाय आर, प्लस अल्फा की वैल्यू देखिए बच्चों, माइनस म्यू जी बाय आर इंटू टी। आर विल कैंसिल आउट, वही रिलेशन बन गया। जैसे आपको याद करना है वैसे कर लीजिए। अब हमें क्या हुआ सर, v फाइनल वेलोसिटी मिल गई, मतलब वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे मिल गई हमें, कितनी है, v नॉट माइनस म्यू जी टी। अब याद करो, हमें टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, और यहां से हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल गई। तो क्यों ना इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देते हैं, इसको फर्स्ट बोल देते हैं, पुट सेकंड इन फर्स्ट। तो टेंशन का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, देखिए टेंशन दिस इज इक्वल टू
m बाय आर एज इट इज रहेगा, m बाय आर एज इट इज रहेगा। v का फॉर्मूला देखिए, v नोट माइनस म्यू जी टी का होल स्क्वायर। लो जी, दिस इज द फंक्शन, या यू कैन से टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। लेकिन अभी आपको याद क्या करना है, मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, हमें कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। कॉन्सेप्ट में क्या देखा कि हम लोगों ने एक ऐसा प्लेस, ऐसा पार्टिकल माना है कि एक तो टेबल मान लिया और टेबल पे एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, ठीक है ना। टेबल नहीं चल रही तो हम लोगों ने देखा फ्रिक्शन किधर लगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगा। क्योंकि फ्रिक्शन क्या चाहता है कि दोनों दोस्त एक साथ रहे, वो नहीं चाहेगा कि दोनों दोस्त अलग अलग हो जाए। वो अपनी हर एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाने के लिए तैयार रहता है और कोशिश करेगा वो कि दोनों दोस्त, दोनों का बॉन्ड ना टूटे, चले तो साथ, रुके तो साथ और घूमे तो भी साथ। लेकिन अभी यहां पे क्या समझ में आया भैया, उसको समझ में आ गया टेबल तो नहीं घूमने वाली। फ्रिक्शन बहुत समझदार है, क्योंकि फ्रिक्शन को फिजिक्स आती है। अब देखिए उसको क्या लगा, उसको लगा यहां टेबल तो नहीं चलने वाली, चलेगा कौन, ब्लॉक। तो ब्लॉक को रोका जाए। अगर दोनों को साथ रखना है तो ब्लॉक को रोक लो। ब्लॉक को रोकने के लिए क्या करेगा, वो फ्रिक्शन लगाएगा किस पे, ब्लॉक पे, किधर, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो बस यहां पे लग गया हमारे पास, टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग के फिर तो हम लोगों को आता है कि भैया किसी भी इंस्टेंट पर इसके पास वेलोसिटी, इसलिए मैंने बोला वेलोसिटी वेरिएबल रहेगी, तो जैसे ही टाइम चेंज होता चला जाएगा कोई ना कोई वेलोसिटी की अपनी वैल्यू हो जाएगी, तो वेलोसिटी पता लग जाएगी। अब वेलोसिटी कितनी होगी उसके लिए हमें at चाहिए। फिर at देखा कांस्टेंट है या वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तो वो तीनों इक्वेशंस जो हम लोगों ने मोशंस में पढ़ी थी वो यूज कर सकते हैं। वहां पर एक ही जगह क्या यूज करेंगे, at, क्योंकि at ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसको एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट कराने के लिए। बात समझ में आई? आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा बच्चों। मैं फिर कह रहा हूं कॉन्सेप्ट को समझना। और इस केस में क्या देखा कि जो फ्रिक्शन है वो किधर लगा है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसमें फ्रिक्शन रेडियल डायरेक्शन में लगने वाला है। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जहां पर टेंजेंशियल भी आ जाएगा और रेडियल भी आ जाएगा। दैट्स इट। चलिए बच्चों, अब हम बात करने वाले सेकंड कॉन्सेप्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक डेमोस्ट्रेशन से समझाने की भी कोशिश करूंगा। आप समझना क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक डिस्क है बच्चा, डिस्क तो देखी होगी ना, जस्ट लाइक आवर सीडीज, और उस डिस्क को एक ओमेगा से, कांस्टेंट ओमेगा से घुमाया गया, ठीक है। और यहां पर एक ब्लॉक भी रखा गया है जिसका मास है m, ठीक है। उन्होंने बोला कि इसको जब हम घुमाएंगे वो ओमेगा मैक्सिमम कितना होना चाहिए सच दैट इन दोनों डिस्क और इस ब्लॉक के बीच में कोई भी स्लिपिंग ना हो। फाइंड ओमेगा मैक्सिमम such that there should be no slipping। अच्छा, ध्यान रखने वाली क्या बात है बच्चों, जो ओमेगा है ना वो कांस्टेंट है। अभी समझाने की कोशिश करूंगा आपको एक डेमोस्ट्रेशन के बेस पे। देखो चलिए बच्चों, अब एक डेमोस्ट्रेशन से समझाने की कोशिश करते हैं इस वाले एग्जांपल को, और फिर इसको सोल्व करेंगे। मान लो ये एक डिस्क है, समझ में आ गया बच्चों। अब डिस्क को अगर आप सामने से देखोगे तो ये वाला व्यू दिखाई देता है, दिस इज साइड व्यू, यानी आपको ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा होगा, दिस इज साइड व्यू। और अगर हम ऊपर से देखेंगे, यानी अगर आप सामने से देख रहे हो, ऊपर से मतलब अब, तो आपको पूरी डिस्क दिखाई दे रही होगी, ठीक है ना। और ये डिस्क ऐसे घूम रही है विद सम ओमेगा, ठीक है, परफेक्ट। अब ध्यान से सुनना, ओमेगा कांस्टेंट है बच्चों, पहले इसी के बारे में चर्चा करते हैं। ओमेगा कांस्टेंट है, यानी इस डिस्क के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन नहीं है, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट का मतलब सर अल्फा की वैल्यू 0, अल्फा की वैल्यू 0 तो at भी 0, पक्का ना। यानी इस डिस्क के हर एक पॉइंट पर क्या होने वाला है, केवल और केवल रेडियल एक्सेलरेशन, केवल और केवल रेडियल एक्सेलरेशन, यानी वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब हुआ क्या कि इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया, ये वाला ब्लॉक, ठीक है ना। अब देखो जब ये ब्लॉक चल रहा है, मान लो ओमेगा कांस्टेंट का मतलब मैं समझाता हूं, इसको मैंने इनिशियली 0, फिर इसको मैं 2 रेडियन पर सेकंड से घुमाया तो भी ब्लॉक और ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। फिर मैंने इसको धीरे धीरे 4 रेडियन पर सेकंड किया तो भी साथ साथ चल रही है। यानी मैं अगर इसको तेज घुमाऊं तो देखो गिरा ना, ये अलग हो गया ना।
तो वो ये पूछ रहा है कि ओमेगा की वो कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 2 रेडियन पर सेकेंड, 4 रेडियन पर सेकेंड, 8 रेडियन पर सेकेंड, सच दैट ये पूरा सिस्टम एक साथ चले। अच्छा, अब फिर वही कहानी, एक बात बताइए, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लेते हैं म्यू है बच्चों। इन दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना मान लेते हैं, म्यू। अच्छा, अगर मैं, दिस इज साइड व्यू, दिस इज साइड व्यू, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर मैं ऊपर से देखूं तो टॉप व्यू मुझे कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। ये इसकी एक्सिस रह जाएगी और यहां पर ये ब्लॉक है मास m और इनमें फ्रिक्शन है म्यू। अब दोबारा देखिए, ये मास m, तो इस पे mg नीचे लगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगा, यानी n की वैल्यू तो आ गई m इंटू जी, यानी यहां पर जो फ्रिक्शन लगने वाला है, मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है, वो है म्यू mg। बच्चों ध्यान से सुनना, इसलिए कह रहे हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन से आप लोगों को प्रॉब्लम्स काफी इजी बन जाते हैं, यहां पर इनको एनालाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब हुआ क्या, देखो ध्यान से, ये साथ साथ चलने वाला है, साथ साथ चलने की कंडीशन क्या है, यानी ये साथ साथ एक साथ चलने वाला, देयर शुड बी नो स्लिपिंग। तो अब ये बताइए, इसको साथ साथ चलने के लिए, यानी इस रबर को, ये डिस्क का सरफेस साथ साथ चलने के लिए कौन लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा। अब बताइए इन दोनों के बीच में कैसा फ्रिक्शन, जल्दी बताइए, स्टैटिक काइनेटिक, स्टैटिक काइनेटिक, हाँ वेरी गुड, क्या आंसर है, स्टैटिक, क्योंकि देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज टू सरफेसेस। बात समझ में आई ना, तो फ्रिक्शन कैसा हुआ बच्चों, स्टैटिक। अब याद करो, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है तो Fs तो कुछ भी वैल्यू ले लेता है, 0 से लेके F मैक्सिमम या यू कैन से लिमिटिंग के बीच में। मैं फिर कह रहा हूं, फ्रिक्शन की अगर कॉन्सेप्ट आपके बहुत कमजोर है तो ये चैप्टर बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए जी, अच्छा एक चीज और बताइए, अब इसको गोल गोल घुमाने के लिए, इस रबर को इस सरफेस पर घुमाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, सर फ्रिक्शन फोर्स। सोचो, ये डिस्क तो चल रही थी, अगर ये नहीं चलेगी तो फ्रिक्शन क्या करेगा, भैया ये नहीं चलेगी तो ये अलग अलग हो जाएंगे। और फ्रिक्शन क्या चाहता है, फ्रिक्शन चाहता है कि ये दोनों साथ रहे, दोस्ती टूटे ना, टूटे ना, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, सर इसमें टेंजेंशियल या रेडियल किस डायरेक्शन में लगेगा, जल्दी बताइए। फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन इसको घुमाएगा ना, और फ्रिक्शन इसको कैसे घुमाएगा, सर ये भी घूम रही है, तो जहां पर ये वाली रबर रखी गई है उसके नीचे वाला डिस्क का पार्ट देखिए, डिस्क का पार्ट देखिए, क्या डिस्क वाला वो पार्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, यस। और सर्कुलर मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, रेडियल या टेंजेंशियल, सर आपने तो बोला ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, टी की वैल्यू तो 0 है, तो केवल और केवल इसके हर पार्ट पे कौन लगेगा, रेडियल। अब बताइए, रबर को कौन घुमा रहा है, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए, किधर लगना चाहिए, रेडियली, इनवर्ड, परफेक्ट। तो यहां पर फ्रिक्शन किधर लगेगा बच्चों, देखिए ध्यान से सुनिए, फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में। क्यों लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन चाहता है कि ब्लॉक यानी डिस्क और ये ब्लॉक साथ साथ घूमे, डिस्क को घूम रही थी तो इस ब्लॉक को कौन घुमाएगा, फ्रिक्शन। साथ साथ रहना है तो ये भी इसके साथ साथ चलना चाहिए, और साथ साथ चलना चाहिए तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो नहीं है, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। तो फ्रिक्शन कौन सी एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, रेडियल। किधर, तो फ्रिक्शन लगेगा इनवर्ट डायरेक्शन में। बोलो समझ में आया। अगर फ्रिक्शन इनवर्ट डायरेक्शन में लगेगा और ये घूम रहा है तो विद रेस्पेक्ट टू यही रेडियल एक्सेलरेशन को देखिए, रेडियल वाले फोर्सेस को देखिए, तो बाहर लगेगा कौन, mv²/r। लेकिन v नहीं है, तो v नहीं है तो हमें पता है v की वैल्यू क्या होती है, r ओमेगा। रख दो बार, तो f की वैल्यू यहां से क्या हो गया बेटे, रेडियल डायरेक्शन में f नेट 0 होना चाहिए, तो f दिस इज इक्वल्स टू m r ओमेगा²। ये हमारे पास फ्रिक्शन आया। लेकिन बच्चों ये क्या, ये वो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है जो इनको चाहिए, सच दैट देयर शुड बी नो स्लिपिंग, नो स्लिपिंग। बात समझ में आई। और कैसा फ्रिक्शन था, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो अपनी कोई भी वैल्यू को ले सकता है। अब बताइए फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सर एक्चुअल में मैक्सिमम फ्रिक्शन है म्यू mg, और जो हमें रिक्वायर्ड है वो जो आया है फ्रिक्शन वो कितना है, mr ओमेगा²। और नो स्लिपिंग की कंडीशन क्या है, नो स्लिपिंग की कंडीशन क्या कहती है बच्चों, जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो छोटा या बराबर होना चाहिए किससे, f मैक्सिमम से। अगर ऐसा होगा तो स्लिपिंग नहीं होने वाली, क्योंकि फ्रिक्शन उसको होल्ड करके रखने वाला है। अब fr कितना है हमारे पास, fr है
आर ओमेगा स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ मैक्स कितना बच्चों, म्यू एम जी, म्यू एम जी, एम एम विल कैंसिल आउट, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू देखिए बच्चों लेस देन इक्वल टू म्यू जी बाय आर, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, अंडर रूट ऑफ म्यू जी बाय आर। मैक्सिमम ओमेगा पूछा है तो ओमेगा कितना होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ म्यू जी बाय आर, यानी इससे ज्यादा ओमेगा अगर हुआ तो इन दोनों में क्या आ जाएगी बच्चों, स्लिपिंग हो जाएगी। बात समझ में आई ना बच्चों, परफेक्ट। दोबारा से समझने कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक डिस्क है और डिस्क के ऊपर हम लोगों ने एक ब्लॉक रख दिया, उसने बोला ये डिस्क की मैक्सिमम ओमेगा यानी रेडियन पर सेकेंड कितनी होनी चाहिए, सच दैट वो वाला ब्लॉक और ये डिस्क दोनों एक साथ चलते रहे। एक साथ चलना है तो देयर शुड बी नो रिलेटिव मोशन, देयर शुड बी नो रिलेटिव मोशन, इट मींस फ्रिक्शन स्टैटिक लगने वाला है। स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा तो वो कोई भी वैल्यू को अपनी अटेन कर सकता है। कहां से कहां तक बच्चों, 0 से लेके एफ मैक्स के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है। अब हमने क्या देखा, जो कि डिस्क कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही थी तो इसमें टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन तो नहीं है, तो इसके हर पॉइंट पर कौन सा एक्सेलेरेशन है बेटा, रेडियल। तो जो डिस्क जो हमने ब्लॉक रखा हुआ था उसको भी इसके साथ चलने के लिए क्या चाहिए, रेडियल एक्सेलेरेशन। तो रेडियल एक्सेलेरेशन प्रोवाइड कौन करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि इनके बीच में और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, रेडियली इनवर्ड। ये तो समझ में आ गया। अब फ्रिक्शनल फोर्स रेडियली इनवर्ड लगेगा तो हमने क्या देखा कि सर हमने कल ही बात करी थी कि 3 स्टेप्स में क्वेश्चन को सोल्व करना है, एक रेडियली और एक टेंजेंशियली और दूसरा सर्कल को आइडेंटिफाई करना है। तो हमने देखा रेडियली इनवर्ड लग रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल कहां लगेगा, रेडियली आउटवर्ड, और रेडियल डायरेक्शन में एफ नेट 0 होना चाहिए, यानी एफ मस्ट बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ये वो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है। अब ये रिक्वायर्ड फ्रिक्शन जो कि स्टैटिक था, तो स्टैटिक अपनी कोई भी वैल्यू ले सकता है 0 से मैक्सिमम वैल्यू। हमसे कंडीशन क्या पूछी गई है कि स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए एफ मैक्सिमम। तो यहां से हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई और वो ओमेगा मैक्सिमम कितना आएगा, वो आएगा अंडर रूट म्यू जी बाई आर। यहां तक तो वो साथ रहेंगे, जैसे इससे ज्यादा हो जाएगा तो वो साथ साथ नहीं रहेंगे। जल्दी बताइए क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है कि पहले क्वेश्चन में जब टेबल फिक्स थी, केवल और केवल ब्लॉक चल रहा था, तो फ्रिक्शन लगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में। अब डिस्क भी घूम रही है और ब्लॉक भी घूम रहा है और डिस्क की स्पीड कैसे बेटा, कांस्टेंट, तो फ्रिक्शन किधर लगा, रेडियल डायरेक्शन में। बट अगर हमारी ये स्पीड जो है बच्चों वेरिएबल आ जाए तो अब कहां लगने वाला है, अगला कॉन्सेप्ट वही पढ़ने वाले हैं। आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। थम्स अप पक्का। चलिए बच्चों अब बात करेंगे हम थर्ड कॉन्सेप्ट की। अब क्वेश्चन वही है, अब क्या बोला गया कि वही डिस्क है हमारे पास, ठीक है, वही डिस्क है और इनिशियली ओमेगा की वैल्यू 0 है, ठीक है, यानी इनिशियली वो घूम नहीं रही। फिर हमने क्या किया, वही ब्लॉक है जिसका मास m है, दोनों के बीच में वही कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, और अब हमने इसको घुमाना स्टार्ट किया विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो जब ये घूमने लगा तो ओमेगा चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि हमें पता है अगर अल्फा कांस्टेंट है तो हम ओमेगा फाइनल दिस इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, है ना, यानी ओमेगा इनिशियल 0 है तो ओमेगा फाइनल को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, अल्फा टी। अल्फा टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम चेंज होगा ओमेगा चेंज हो रहा होगा, यानी ओमेगा वेरिएबल है। अगर ओमेगा वेरिएबल होगा तो क्या होगा बच्चों, वो डिस्क धीरे 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 धीरे, इनिशियली डिस्क और ब्लॉक में कोई फ्रिक्शन है और वो उनको रोके हुए है, ओमेगा बढ़ता चला जाएगा, तो एक ओमेगा ऐसा आएगा जब वो स्लिप हो जाएगा, यानी हम कह सकते एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो ब्लॉक स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। हमसे वही पूछा गया, फाइंड द टाइम व्हेन इट स्टार्ट्स, इट बेसिकली कौन है, ब्लॉक, व्हेन द ब्लॉक स्टार्ट्स स्लिपिंग। हमें वो टाइम कैलकुलेट करना है जब वो स्लिप करना स्टार्ट कर दे। अब इसको वही डेमोन्स्ट्रेशन से समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों। देखिए इनिशियली 0, अभी पहले इसको समझने की कोशिश करना, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया था, ये एक ओमेगा कांस्टेंट से मूव कर रहा था।
कांस्टेंट ओमेगा से मूव कर रहा था, इट मींस देयर इज नो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, यानी इस डिस्क के हर पार्टिकल पे केवल और केवल रेडियल एक्सेलेरेशन थी। जब ये ब्लॉक रख दिया तो इन दोनों के बीच में लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स, दोनों को साथ साथ चलना है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज ओनली रिक्वायरमेंट, ओनली नेसेसरी कंडीशन टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या यू कैन से रेडियल एक्सेलरेशन। तो वहां देखा था फ्रिक्शन ने कैसा प्रोवाइड किया था, रेडियल एक्सेलरेशन। लेकिन अभी वाले क्वेश्चन में क्या है बच्चों, ओमेगा कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, यानी वो 0, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करते करते चेंज हो रहा है। वो चेंज हो रहा है तो इस डिस्क के किसी भी पार्टिकल को देखो, उसके पास दोनों ही एक्सेलरेशन है, यानी टेंजेंशियल भी और रेडियल भी। पक्का जब ये ओमेगा स्पीड चेंज हो रही है, यानी अल्फा चेंज हो रहा है, बात समझ में आ रही है ना, अल्फा ओमेगा चेंज हो रही है, अल्फा कांस्टेंट है, तो ओमेगा लगातार चेंज हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या बच्चों, इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है और रेडियल एक्सेलरेशन में डिस्क के पास। अब मैंने डिस्क के ऊपर रख दिया ब्लॉक, अब सोचना दोनों को साथ चलेगा कुछ टाइम तक, है ना, कुछ टाइम तक तो साथ चलेगा और फिर कुछ टाइम के बाद ये स्लिप करना स्टार्ट कर देगा, हमें वो टाइम निकालना है। लेकिन ध्यान से रखना, जब तक ये साथ चलेगा डिस्क के पास दोनों ही एक्सेलरेशन है। जैसे पहले केस में एक्सेलरेशन क्या थी, रेडियल, तो साथ चलने के लिए ब्लॉक के पास भी कौन होना चाहिए था, रेडियल, और रेडियल किसने प्रोवाइड किया था, फ्रिक्शनल फोर्स। सिमिलरली अब अगर इसको साथ चलना है तो जहां पर ये रखी हुई है डिस्क के उस पार्टिकल के पास दोनों ही एक्सेलरेशन है बच्चों, तो इसके पास भी साथ चलने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों एक्सेलरेशन होनी चाहिए, यानी रेडियल भी और टेंजेंशियल भी, तभी ये साथ चलेगा, तभी ये साथ चलने वाला है, एल्स ये साथ नहीं चलने वाला। बात समझ में आई। तो अभी इस कंडीशन में क्या हुआ बच्चों हमारे पास कि अगर मैं इसका फ्रंट व्यू बनाऊं या यू कैन से टॉप व्यू बनाऊं, तो ये हमारी एक्सिस हो गई जिसके अलोंग ये घूम रहा है, ये हमारा रेडियस हो गया बच्चों, और ये हमारा वो ब्लॉक हो गया जिसका मास m है। लेकिन जो डिस्क घूम रही है तो डिस्क के पास दोनों ही है, एक्सेलरेशन रेडियल भी और टेंजेंशियल भी, और इसको साथ साथ घूमना है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन भैया दोनों ही प्रोवाइड करने वाला है। ध्यान से देखना बच्चे, इधर कौन सी होगी, इधर होगी AR और इधर होगी AT, यानी अगर ब्लॉक को डिस्क पे घूमना है तो उसके पास भी दोनों एक्सेलरेशन होनी चाहिए। चलो ठीक है, अब अगर इस पे दोनों एक्सेलरेशन होनी चाहिए तो अब यहां पर ये दोनों एक्सेलरेशन प्रोवाइड कौन करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। तो इन दोनों का नेट किधर जाएगा, ए डायरेक्शन में, ए नेट, यानी इस पे फोर्स कितना लगेगा, एम ए नेट। अब ये एम ए नेट प्रोवाइड कौन करेगा भाई, केवल और केवल फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि डिस्क और रबर के बीच में या डिस्क और ब्लॉक के बीच में और कोई फ्रिक्शन और कोई फोर्स नहीं लगा हुआ है। तो दिस इज आर रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स, ये है रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहां पर और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या देखा बच्चों कि फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर दोनों ही एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए मैंने पहली लाइन में बोला था कि फ्रिक्शनल फोर्स बहुत इंटेलिजेंट है, उसको फिजिक्स आती है। अब तीनों क्वेश्चंस को, तीनों इलस्ट्रेशन को आप एक बार देखिए। पहले क्वेश्चन में फ्रिक्शन लगा टेंजेंशियल के अलोंग, दूसरे में लगा रेडियल के अलोंग, और तीसरे में लग रहा है दोनों के अलोंग। अब ध्यान से सुनना, ये अगर हमारा रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट रेडियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा और एक कंपोनेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना है, क्योंकि फ्रिक्शन तो चाहता है कि दोस्ती टूटे ना, वो किसी भी हद तक जा सकता है और अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक, कि भैया टूटने तो नहीं दूंगा। हाँ, उसके बाद अगर कुछ कंडीशन और आ जाती है तो फिर वो भी हेल्पलेस होगा, बट वो हर एक कंडीशन पे चाहता है कि दोनों का संगम, दोनों का साथ बना रहे। अब ध्यान से देखना बच्चों, तो यहां पे ए नेट कितनी आ गया, अब हमें ए नेट आना चाहिए बच्चों। तो ए नेट कितना आ गया सर, ए नेट तो हम अभी तक पढ़ते ही तो आ रहे, अंडर रूट ऑफ ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। अब ए आर कितना है बच्चों, ए आर रेडियल एक्सेलरेशन होता है सर ओमेगा स्क्वायर आर। ए टी कितना है बच्चों, ए टी होता है सर अल्फा इंटू आर। तो ए नेट कितना आ गया बच्चों, ए नेट हमारे पास हो गया है सर ओमेगा स्क्वायर आर का स्क्वायर, यानी ओमेगा की पावर 4 आर की पावर 2 प्लस अल्फा इंटू आर का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर। लो जी, अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये है कंडीशन। अब हमसे बोला गया कि यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना है,
एफ रिक्वायर्ड दिस इज इक्वल टू एम इंटू ए नेट, यानी एम इंटू अंडर रूट ऑफ ओमेगा की पावर 4 आर की पावर 2 प्लस अल्फा की पावर 2 आर की पावर 2। ठीक है ना। अब दोबारा देखिए यहां पर मैक्सिमम कितना लग सकता है बच्चों, इस डिस्क पे देखिए ये ब्लॉक mg लगाएगी नीचे और ऊपर लगाएगी n, यानी मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है बच्चों, एफ मैक्स कितना हो सकता है, म्यू इंटू एम जी। अब देखो साथ रहने की क्या कंडीशन है बच्चों, साथ रहने की कंडीशन कि भैया जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है ना एफ आर, वो छोटा या बराबर होना चाहिए मैक्सिमम फ्रिक्शन से, तो वो साथ रहेंगे, वरना उसके बाद वो स्लिप कर जाएंगे, खत्म। तो एफ आर कितना बच्चों, एम अंडर रूट ऑफ ओमेगा की पावर 4 आर की पावर 2 प्लस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर, और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना बच्चों, म्यू एम जी। देखो ध्यान से एम एम विल कैंसिल आउट, ठीक है ना। अब यहां से देखिए अगर हम यहां से क्या करें बेटे, दोनों तरफ क्या कर ले, स्क्वायरिंग कर देते हैं ना, हाँ दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, तो यहां पे क्या बचा बच्चों, ओमेगा की पावर 4 आर की पावर 2 प्लस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए क्या करें, इसको इधर लेके चले जाओ, ओमेगा की पावर 4 आर की पावर 2 लेस देन इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है ना। अभी देखिए ओमेगा की पावर 4 निकाल लेते हैं, ओमेगा की पावर 4 आर स्क्वायर को डिवाइड कर देते हैं, लेस देन इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से रखना, हमें तो टाइम चाहिए ना। अब टाइम देखिए, ओमेगा को क्या लिख सकता हूं, ओमेगा दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी, लिख सकते हैं हम अल्फा इंटू टी। तो यहां पे क्या हो गया बच्चों, अल्फा की पावर 4 टी की पावर 4 लेस देन इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। टाइम चाहिए तो अल्फा की वैल्यू को उधर लेके चले जाइए, तो टाइम की पावर 4 लेस देन इक्वल्स टू 1 बाय अल्फा की पावर 4 म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। टी की पावर 4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, टी की पावर 1/4, मतलब सभी की पावर 1/4। तो यहां से टी की वैल्यू क्या आ गई बच्ची, वो टी आ गया हमारे पास 1 बाई अल्फा, बाहर ले लेंगे हम लोग, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की पावर 1/4। लो जी, ये वो टाइम है जिसके बाद वो स्लिपिंग स्टार्ट कर देगा। लेकिन हमें यहां पे 3 बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट समझने थे कि फ्रिक्शन क्या करना चाहता है, फ्रिक्शन कितना समझदार है, और वो कोई भी पोजीशन कोई भी डायरेक्शन ले सकता है अपने दोस्त को, अपनी पार्टनर को होल्ड करने के लिए कि भैया साथ साथ चलेंगे, साथ साथ रुकेंगे और साथ साथ घूमेंगे। ये तीनों कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे। कल के वीडियो लेक्चर में इनसे रिलेटेड हम कुछ अच्छे न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। आई होप ये वाले कॉन्सेप्ट तीनों आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर दिमाग में सेट हो गए होंगे। अगर कहीं पर फिर कंफ्यूजन है तो बच्चों जब सारा टाइम टेबल हो जाए तो शाम को दोबारा से देखना, एनालाइज करना, विजुअलाइज करना। जैसे जैसे चीज़ों को विजुअलाइज करेंगे तो ही आपको ज़्यादा क्रिस्टल चीज़ें होती चली जाएंगी। क्योंकि अगर यहाँ पे मैं इनको डायग्राम को समझाऊं और यहाँ डेमोस्ट्रेशन ना करके दिखाऊंगा तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। दैट्स वाई आज की वीडियो लेक्चर में कोशिश किया मैंने डेमोस्ट्रेशन से आपको समझाने की कोशिश करने, मतलब डेमोस्ट्रेशन की हेल्प से कि चीज़ें और क्रिस्टल क्लियर। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने कोशिश की है बच्चों आपको कि डेमोस्ट्रेशन की हेल्प से चीज़ें बहुत क्रिस्टल क्लियर वे में आप लोगों को समझ में आ जाए, आप विजुअलाइज कर पाओ उन चीज़ों को जिससे हम लोगों को दिमाग में बैठ जाए। तो फिर दोबारा से, पहले में फ्रिक्शन ने टेंजेंशियल डायरेक्शन में, दूसरे में रेडियल और तीसरे में टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल। फ्रिक्शन बहुत समझदार है, वो चाहता है दोस्ती ना टूटे। चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस, थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग अस, कीप स्टडिंग, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।
पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।